दोस्तों, हम सब ने अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर यह जरूर सुना होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, काम नहीं चलता। किस्मत खराब है, पैसे नहीं हैं, किसी ने धोखा दे दिया। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है, क्या वाकई आपकी किस्मत ही खराब है, या आपने कभी खुद किस्मत को बदलने की कोशिश ही नहीं की? दोस्तों, किस्मत कोई आसमान से टपकती चीज नहीं है। किस्मत बनती है हमारे विचारों से, हमारे फैसलों से और सबसे ज्यादा हमारे कर्मों से। जो इंसान हर वक्त किस्मत को दोष देता है, असल में वो अपनी जिम्मेदारी से भागता है। नमस्कार दोस्तों, बोधी थिंक्स बाय यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। अगर धोनी या कलाम साहब भी यही सोचते कि हम तो छोटे शहर से हैं, हमारी किस्मत खराब है, तो क्या वो देश को चमका पाते? दोस्तों, हालात चाहे जैसे भी हों, रास्ता वही बनाता है जो रुकता नहीं। इसलिए अगली बार जब भी आपके मन में ये ख्याल आए कि मेरी किस्मत खराब है, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, मैंने आज ऐसा क्या किया जिससे मेरी किस्मत बेहतर हो? जवाब अगर कुछ नहीं है, तो आज से, अभी से, इस वक्त से शुरुआत कीजिए, क्योंकि किस्मत बदलने का काम ऊपर वाला नहीं, आप करते हैं। किस्मत वहीं रुक जाती है जहां इंसान बहाना बनाता है, और किस्मत वहीं चल पड़ती है जहां इंसान उठकर मेहनत करता है। विवान नागवली नगर में अपनी मां कुसुम और छोटी बहन बेला के साथ रहता था। वह नगर के महल में एक साधारण सेवक था और अपनी मेहनत से जो भी कमाता, उसी से अपने परिवार की देखभाल करता। विवान अत्यंत परिश्रमी, ईमानदार और तीव्र बुद्धि का युवक था। उसकी बहन बेला रूपवती और सौम्य स्वभाव की थी। एक सुबह जब विवान महल के लिए रवाना होने लगा, तो बेला ने कहा, भैया मुझे भी महल देखने चलो ना, मैंने आज तक वो नहीं देखा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, बेला, महल में बिना महाराज की अनुमति के कोई नहीं जा सकता। यह सुनते ही बेला नाराज हो गई और मुंह फुलाकर भीतर चली गई। विवान जब महल के बाग में काम कर रहा था, तब वह अक्सर सोचता, काश मैं भी अपने परिवार को कभी ऐसा महल जैसा घर दे पाऊं। फिर वह खुद ही अपनी कल्पनाओं पर मुस्कुराकर काम में जुट जाता। नागवली के महाराज राजेंद्र सिंह एक धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा थे। उनका एकमात्र पुत्र युवराज अनीश राजा की जान से भी प्यारा था। नगरवासी सुख शांति से रहते थे और राजा सदैव उनकी भलाई के लिए तत्पर रहते। एक दिन जब महाराज राजसभा में बैठे थे, तभी एक वृद्ध किसान गोवर्धन रोता हुआ उनके समक्ष आया। राजा ने पूछा, क्यों रो रहे हो? गोवर्धन, अपनी समस्या बताओ। गोवर्धन ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मेरी बेटी कल रात हमारे आंगन से अचानक गायब हो गई। हमने सारा नगर छान मारा, पर उसका कुछ पता नहीं चला। राजा ने गंभीरता से कहा, तुम एक बार फिर ढूंढो। अगर कल तक वह नहीं मिली, तो मैं अपने सैनिकों को आदेश दूंगा कि वे उसे खोज निकालें। पर अगले दिन फिर कोई न कोई दरबार में आता और अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत करता। अब यह एक रोजाना की बात बन चुकी थी। चिंतित होकर महाराज ने कहा, यह तो गंभीर समस्या हो गई है। मैं तुरंत आदेश देता हूं कि नगर के चारों ओर सैनिक पहरा दें, और जो भी इन बेटियों को गायब कर रहा है, उसे पकड़ा जाए। उस दिन राजेंद्र सिंह ने नागवली नगर के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा का इंतजाम करवा दिया, ताकि कोई भी अजनबी नगर में प्रवेश या निकास ना कर सके। बिना जांच के सिपाही नगर के हर द्वार पर मुस्तैद थे और नगरवासियों को भी सतर्क कर दिया गया था। लेकिन सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजामों के बावजूद अगली सुबह एक वृद्ध किसान कांपते कदमों से दरबार में आया और फूट फूट कर रोते हुए बोला, महाराज, मेरी एकलौते बेटे ध्रुव को कोई उठा ले गया है, मेरी मदद कीजिए। राजा राजेंद्र सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझता हूं। मैंने अभी तक जिन बेटियों की गुमशुदगी सुनी थी, लेकिन अब बेटे भी गायब होने लगे हैं। यह और भी चिंता की बात है। आज से नगर की सुरक्षा और भी कड़ी की जाएगी। तभी उन्होंने दरबार में खड़े विवान को बुलाया, एक मेहनती होशियार युवक जो राजमहल के ग्रंथालय में काम करता था। राजा बोले, विवान, मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य सौंपता हूं। नगर की शांति को कोई रहस्यमयी शक्ति भंग कर रही है। मैं चाहता हूं कि तुम नगर के भीतर रहकर पता लगाओ कि ये गुमशुदगियां किसकी करतूत है। यदि जरूरत हो तो कुछ विश्वसनीय लोगों को साथ लो। जो आज्ञा। महाराज विवान ने सिर झुकाकर उत्तर दिया और उसी शाम से नगर की रातों में छिपकर निगरानी शुरू कर दी। अंधेरी रात थी। विवान एक छत की आड़ में बैठा था। तभी उसने कुछ असामान्य देखा। आकाश में एक भयानक भेड़िए जैसे चेहरे वाला मानवाकार प्राणी उड़ रहा था। उसकी चमकती लाल आंखें
और नुकीले पंजे देखकर विवान के रोंगटे खड़े हो गए। हे देव, यह तो कोई राक्षसी शक्ति है। वह बुदबुदाया और खुद को चींटी काटकर परखने लगा कि वह सपना तो नहीं देख रहा। वह प्राणी कालवृंत एक घर के पास उतरा और फिर कुछ ही पल में वहां से गायब हो गया। विवान दौड़कर उस घर में गया। वहां एक बुजुर्ग किसान रहता था। विवान ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा बेटा यहीं था? किसान कांपते स्वर में बोला, वह तो यहीं सो रहा था, लेकिन अब बिस्तर खाली है। दूसरे दिन विवान ने राजा राजेंद्र सिंह को सारा वृत्तांत सुनाया। राजा बोले, विवान, यह सब अविश्वसनीय लग रहा है। क्या तुमने कोई सपना देखा है? महाराज, अगर आप कहें तो आज रात कुछ गांव वालों को साथ लेकर हम पहरा दें। अगर वह प्राणी फिर आया तो हम उसे देख भी पाएंगे और पकड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। दूसरी रात विवान ने कुछ विश्वसनीय युवकों नयन, अर्जव और रोहित के साथ मिलकर नगर के उत्तर हिस्से में गश्त शुरू की। सभी अपने अपने हथियारों और जाल के साथ सतर्क थे। अब सच्चाई सामने आने वाली थी। क्या कालवृंत फिर लौटेगा और क्या कोई ऐसा राज है जिसे सदियों से छुपाया गया है? गांव के लोगों में एक दहशत फैल गई थी और वह आपस में कहने लगे, मुझे तो विवान की बात सुनकर ही डर लगता है। कहीं कालवृंत मानव ने हम पर हमला कर दिया। तो विवान बोला, अरे, हम इतने सारे लोग हैं और हमारे पास हथियार भी हैं। अगर उसने हम पर हमला किया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आज तो कुछ भी हो जाए, हम उसे पकड़ कर ही रहेंगे। आधी रात होने को आई थी, लेकिन कोई दिखा नहीं। सब लोगों को नींद आने लगी थी। लगता है आज वो कालवृंत मानव इतने सारे लोगों को देखकर वापस चला गया है। इतने में तेज हवाएं चलने लगीं और वो कालवृंत मानव गांव वालों के ऊपर चक्कर लगाने लगा। सारे गांव वाले डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। अरे बचाओ कोई मुझे, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मुझे मरना नहीं है, बचाओ मुझे। अरे गलती हो गई, बच्चे की जान लोगे क्या? चलो जल्दी कहीं छुप जाते हैं। और वो सब लोग जहां जगह मिली वहां छुप गए। लेकिन विवान बड़ी बहादुरी दिखाकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। रुको, अभी तुम्हें मजा चखाता हूं। और विवान ने जब उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो उसके हाथ में से सोने का कड़ा निकल गया और वे कालवृंत मानव पास के एक घर के पास नीचे उतरा और थोड़ी देर में कहीं अदृश्य हो गया। विवान ने वे कड़ा उठाया और उसे देखकर वे सोचने लगा, अरे, ये तो शाही कड़ा लगता है। ये इसके पास कहां से आया? मुझे महाराज को खबर करनी चाहिए। और विवान तुरंत ही महल में महाराज से मिलने गया। उसे देखकर राजा कहने लगा, अरे विवान, क्या बात है? इतनी रात गए तुम महल में आए हो? क्या कुछ पता चला? तुम तो बहुत घबराए हुए लगते हो। महाराज आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। फिर उसने महाराज को सारी बात बताई और वह सोने का कड़ा दिखाया। वह कड़ा देखकर राजा कहने लगे, अरे, ये तो राजकुमार का कड़ा है। ये कालवृंत मानव के पास कैसे आया? कहीं वे राजकुमार पर तो हमला करने नहीं जा रहा था? अब तो महाराज की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने पूरे नगर में यह घोषणा करवाई कि जो कोई भी उस कालवृंत मानव के बारे में पता लगाएगा या उसे पकड़ कर लाएगा तो महाराज उसे एक बड़ी हवेली जैसा कर देंगे और उसे और उसके परिवार के लिए आजीवन खाने पीने के लिए धन देंगे। यह घोषणा सुनकर गांव वाले बोले, अरे, हवेली और धन का क्या करेंगे जब हमारी जान ही नहीं रहेगी? नहीं भाई, नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे हाँ भाइयों, कल रात तो हमने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई थी, अपनी जान का जोखिम हम नहीं ले सकते। ऐसा कहकर सब नगरवासी वहां से चले गए। उस रात विवान की बहन बेला को वह कालवृंत मानव उठाकर ले गया। अब विवान आग बबूला होकर महाराज के पास गया और कहने लगा, महाराज, आप मुझे आज्ञा दें। मैं आज ही वह कालवृंत मानव को ढूंढने जाता हूं। मुझे सफल होने का आशीर्वाद दीजिए। रात को वे मेरी बहन बेला को भी उठाकर ले गया। राजा ने कहा, विवान, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं। मेरी तरफ से तुम्हें जो मदद चाहिए वह मैं करूंगा और जैसे ही तुम्हें कोई सूचना मिले मुझे तुरंत खबर करना। विवान महाराज को प्रणाम करके कालवृंत मानव के बारे में पता लगाने निकल पड़ता है। बहुत चलने के बाद वो एक सुनसान जगह पर आता है। तब आकाश में एक बड़ी सी चील घूमती हुई विवान के पास जाती है। विवान उसे देखकर घबरा जाता है। तब वो चील बोली, कौन हो? तुम यहां क्यों आए हो? विवान चौंक कर बोला, क्या तुम बोल सकती हो? चील ने कहा, हां, लेकिन तुम कौन हो? मैं विवान हूं। और फिर उसने उस कालवृंत मानव के बारे में चील को सब बताया और कहा, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? तुम्हें उस कालवृंत मानव के बारे में कुछ पता है? चील ने कहा,
अच्छा तो यह बात है। विवान बोला, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? चील बोली, हाँ, मैं तुम्हें एक साधु महाराज के पास लेकर चलती हूं। वह तुम्हें तुम्हारी समस्या